बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत की जानिब से अच्छी खबरें गर्दिश कर रही हैं। पेट्रोल आज रात 12 रुपये सस्ता होने जा रहा है और फिर ये भी चेमागोइयाँ हैं कि जो रशिया से पेट्रोल आया उसमें 100 रुपये कमी की जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद सस्ता पेट्रोल देने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। दूसरी जानब जमान पार्क पर अल्टीमेटम दिया था पंजाब हुकूमत ने कि 24 घंटे में 40 से 50 दहशतगर्द वहाँ छुपे हैं जो कि हमारे हवाले किए जाएँ। क्या मुमकिन तौर पे अभी भी ऑपरेशन के चांस हैं, या कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर मैसेज दिया है कि हमारे लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को विज़िट करवाया है कि हमारे पास ऐसे कोई दहशतगर्द नहीं है, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पर कि ये पूरी प्लान साजिश है जो कि 9 मई से शुरू होती है। आज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को भी मजम्मत करनी चाहिए 9 मई के वाक़यात पे। पाकिस्तान की सियासत से लेके, कराची से लेके विफाक से लेके पूरे ही दुनिया की हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी इकनॉमी क्या दुनिया की इकनॉमी से मुकाबला करेगी। आज माजी के पुराने सियासतदान और साबिक सेनेटर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट कराची फैसल रज़ा आबदी ने भी सियासत में एंट्री मार दी और उन्होंने कहा है कि या तो मैं कब्र में जाऊंगा या पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की 10 मजबूत मईशतों में लाने में अपना किरदार अदा करूंगा। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि इस बार आपने मुल्क की सियासत के देखें, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप मारूफ इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान की सियासत पर आपकी गहरी नज़र है, इकबाल अडवाणी साहब। आप CEO हैं सेविंग होम के। बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब स्टार्ट करते हैं सर। 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए आपने देखा कि 75 साल और आर्मी का नैरेटिव भी आ गया, हुकूमत ने भी कहा कि 75 सालों में ऐसे वाक़यात देखने को नहीं मिले थे। PTI के आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे, ये साजिश हुई है। वाकई कई साजिश है, क्योंकि इस्लामाबाद की पुलिस कहाँ गायब हो गई, इंतज़ामिया खामोश रह गई, न देखा जिना हाउस, न देखे आर्मी की तनसीबात, न देखी शहदा यादगार, सब आवाम ने तोड़ दिया। देखिए, साजिश तो आप नहीं कह सकते क्योंकि फुटेज तो आ गई हैं सामने, तो सब इन्हीं के लोग हैं, नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कोई इनके खिलाफ साजिश हुई है, क्योंकि इनके लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि खान साहब के जो भांजे भतीजे जो पेंट उठा के दिखा रहे थे, और तो सब लोग तो सब इनके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब रहा सवाल कि सिक्योरिटी वहाँ पर उस वक्त नहीं थी, तो उसकी वजह तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे कि हम कुछ वैसा हो कि तसादुम बढ़ जाए और हमको गोली चलानी पड़े तो खून खराबा होता। उसको रोकने के लिए कि खून खराबा नहीं हो, इसलिए हमने थोड़ा मतलब पीछे हट गए थे। तो उनकी बात भी वैलिड है कि हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारी आवाम है, और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको समझे ब्रेन वॉश किया गया है और वो सब आगे तो हम उनके ऊपर किस तरह गोली चलाएं। तो ये एक वैलिड बात लग रही है। और बाकी रहा सवाल कि हमारे लोग नहीं थे, तो ये तो आप आज के दौर में तो ये चीज़ें छुपती नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, खान साहब ने एक कोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था जो मेरे लिए उससे वैलिड कोई बात नहीं है, वो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। लोग इस पे बातें कम हो रही है मीडिया में, लेकिन मैं करता हूँ ये बात कि खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा या मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो वही होगा जो पहले हुआ है। तो इसका मतलब उन्होंने एडमिट तो कर लिया कि हमने ये करवाया है। क्या तो हुकूमत ने क्या जल्दबाजी नहीं की कि रेंजर के जत्थे गए, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी गैर आईनी है, गैर कानूनी है? हाँ, गिरफ्तारी का तरीकेकार जो था वो आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार तो कर सकते थे उनको, मतलब बाहर आके करना चाहिए था, अंदर जाके नहीं करना था। लेकिन गिरफ्तारी तो खान साहब ने भी अपने दौर में सब करवाई है और इससे भी डेंजर माहौल में करवाई है। लेकिन फिर भी उसको भी हम नहीं कह सकते कि वो सही था। अगर वो सही नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ये भी गलत करें। गिरफ्तारी का तरीक़ेकार आप रॉन्ग कह सकते हैं। गिरफ्तारी तो हो सकती थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन खान साहब के साथ प्रॉब्लम ये था कि खान साहब कहते हैं कि बस मुझे कोई गिरफ्तार ही नहीं करे, मुझे गिरफ्तार नहीं हो सकता, मैं अनटचेबल हूँ, मैं एक ऐसी हस्ती हूँ कि नाम मेरे पर कोई कानून लागू होता है। अगर इस तरह की सोच आपकी होगी कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरे को मतलब कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं करे, अगर मुझे कोई गिरफ्तार करे तो मुल्क में समझें कि हंगामे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खान साहब को एक ही बात करनी चाहिए
जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी अदालत है, उनको मैं फेस करूँगा। मैं अगर गिल्टी साबित हुआ तो भले मुझे सज़ा दी जाए। बात इस तरह की जाती है कि मैं अगर वाकई मैं अदालतों में फ़ेस करूँगा, जाऊँगा, पेशी में आप नहीं जाएं, और जब जाएं तो उतना बड़ा जुलूस लेकर जाएं कि जो जज आपके खिलाफ फैसला करने की सोच ही ना सके। तो इस तरह का माहौल आपने बना दिया तो फिर अच्छा, ये हुकूमत अभी आपने देखा कि दफ़ा 144 था, सिंध में भी, इस्लामाबाद में भी, और फिर हुकूमत की जानिब से पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल हुकूमती जमातों ने एक रैली निकाली जिस पे नारे लगाए गए गो उमर अता बंदियाल को, और जजेस को हिरासा किया गया या उनको कहा गया कि आप इंसाफ सही नहीं कर रहे, तराजू का जो एक पलड़ा है वो इधर ज़्यादा भारी है। खान साहब को आपने कैसे कहा विश यू गुड लक, वेलकम करता हूँ खान साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। फिर इस पर चीफ जस्टिस का भी आ गया कि मैं तो सबको ऐसे बोलता हूँ। आपको लगता है कि हुकूमत ने सही किया? नहीं, जहाँ तक जो पॉइंट रेस किए गए थे कि खान साहब को आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो तो एक समझ में आता है, वो सही बात है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन उसके लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया कि कोर्ट पे जाके एक बड़ा सा जल्द से जुलूस शुरू करते हैं, यानी ऐसी जगह पे जाके और अंडर प्रेशर करना, ये तरीका गलत था। मुझे लगता है कि वहाँ तक जाना नहीं चाहिए था। लेकिन जो पॉइंट थे वो वैलिड थे कि खान साहब को ऐसा महसूस हो रहा था कि इनको काफ़ी रियायत दी जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मौलाना साहब ने जो रैली निकाली है, जो गए जहाँ पर जिस तरह अंदाज में और जिस तरह मजमा जमा किया, वो वहाँ पर मजमा जमा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ गलत है। मतलब कहने का ये है कि कुछ सही को, अगर आप कोई ऐसी चीज़ें जो आपके साथ गलत हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ज़्यादा कुछ गलत कर जाएं। आपकी बात सही है इन लोगों की कि खान साहब को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, इनको जो स्पेशल जो स्पेस दी जा रही है वो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो एहतिजाज का तरीक़ेकार था, मुझे लगता है वो रॉन्ग था। ठीक है, आगे आपको पहुंच। शाह साहब, आप क्या देख रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में? जमान पार्क के आज रात बड़ी अहम है, क्या दावे के इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू ये चल रही है कि मिसाल आती है घर को आग लगी घर के चिराग से। तो अब कहने को बाकी कुछ नहीं रहा है। जो सियासत सामने आई है इस वक्त, उसके तहत मेरे जैसा नासमझ आदमी ये अच्छी तरह समझ रहा है कि मुल्क के ऊपर अंदरूनी दुश्मन हमला करे या बैरूनी करे, मुल्क की आवाम एक एक बच्चा वो फौरन पाक फौज के साथ खड़ा हो जाता है। ये तारीख है, ठीक है, और इससे कोई अलहदगी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। सियासत से अलहदगी हो सकती है, पाक फौज से अलहदगी नहीं हो सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं ये आडवाणी साहब आपसे भी करूंगा, पहले मैं जरा शाह साहब से इसकी राय ले लूं। इस वक्त एक नैरेटिव एक और बनाया जा रहा है कि खान साहब, बेनज़ीर साहिबा भी बाहर गई थी, जलावतन हुई थी, नवाज शरीफ साहब भी जलावतन हुए थे, तो आप भी जरा जलावतन हो जाएं और फिर मामला तय करके वापस आ जाएं। क्या वाकई खान साहब चले जाएंगे? सियासत में कुछ भी मुमकिन है साजिद, सियासत में कुछ भी हो सकता है। बात यह है, यहाँ बड़ी कल आपने देखा होगा कि फैसल वाडवा बाकायदा एक निजी टीवी पे वो बैठे हैं और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि उस वक्त मैं था और मैंने इनहराफ किया था ये नैब वाले मैटर से कि ये नैब की उस कमरे में आता है, ये मामला मैं नहीं देखूंगा। और अब उनको भी नोटिस है। तो ये वो लोग हैं जो इस काफिले को, इस कारवां को लेके चले थे, और ये मेजर फाउंडर प्लेयर्स थे सारे, जिसमें अलीम खान को ले लीजिए, जहांगीर तरीन को ले लीजिए, फैसल वाडवा को ले लीजिए। और आज जो आप देख रहे होंगे मुस्तकिल तौर पे जो है ना कारवां से लोग अलग होते जा रहे हैं और बारी बारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स पीटीआई ने खुद क्रिएट कर दी। आज खान साहब ने कहा है जिसको जाना है जाए, बिल्कुल, मेरे पास ऐसों की जगह नहीं है, मेरे पास और लोग आ जाएंगे। जब उनके एमपी एमएनएस निकले थे और जब नो कॉन्फिडेंस आया था तब भी उन्होंने यही कहा था, आज भी उनका यही कहना है। बात यहाँ ये नहीं हो रही, बात तो यहाँ ये हो रही है कि मुल्क के हम शर्मिंदा हैं, यहाँ बैठ के हम हर जगह खड़े होकर शर्मिंदा है। हम दुश्मन, हमारा दुश्मन मुल्क हंस रहा है और वो बाकायदा बगले बजा रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है ये बाहर से नहीं हुआ है, ये तरबियत का फुकदान था सियासी पार्टियों को। आज आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि जिस तरह खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, और मैं उनको कह रहा हूं कि मजम्मत करें भरपूर अंदाज से। तो वजह क्यों नहीं कर रहे खान साहब मजम्मत? और फिर आपको मैं एक और चीज याद दिलवाऊं कि फिर वो कह रहे हैं कि अगर फिर मेरे साथ नाइंसाफी हुई तो उसका रिएक्शन आएगा। देखें, सदर पाकिस्तान की हैसियत से आरिफ अलवी साहब ने जो है वो अपना फर्ज पूरा किया, ये जुमले कह के, और ये देर कर दी है कहने में। उनको बहुत पहले कह देना चाहिए था। और एज ए सदर पाकिस्तान और पीटीआई के
ख़ास रहनुमा होने के नाते जिस वक्त ये मॉब चला था और ये मूव हो रही थी तमाम चीज़ें और सोशल मीडिया एक्टिव था, तो उस वक्त ये बयानात अच्छे लगते और लोगों को कन्विंस किया जाता, समझाया जाता कि ये चीज़ें जो है वो मुल्क के लिए बदनामी का बाज़ बनेंगी और ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। और अब आप ये देखें कि इसमें फैसल वाडवा को भी कल मैं सुन रहा था, जो हमारी बहुत पहले गुफ्तगू हुई थी इस मौजू पर 9 मई के बाद के प्रोग्राम में आपके यहाँ बैठ के, वो बात आज भी मैं कहूँगा कि नौजवान नस्ल जिनकी जहन साजी की गई उनका कोई कसूर नहीं, उनके फ्यूचर ख़राब हो गए। असल किरदार उनका है जिन्होंने इनको उकसाया और इनको वहाँ तक पहुँचाया और इनकी जहन साजी की। तो वाकई इस मामले में मैं समझता हूँ कि कोई स्पेस तो नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान में किसी ने इनको इस टाइप के लोगों को स्पेस एक दफ़ा दे दिया तो ये मामला बार बार होते रहेंगे। साजिद, मैं भी क्लियर बोल रहा हूँ कि ऐसी मूवमेंट को स्पेस देना और उनको जो है वो एक्सक्यूज कबूल कर लेना किसी भी किस्म नहीं, आज आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि मारपीट से गुरेज करें। देखिए, मारपीट से गुरेज करने का वो किसको कह रहे हैं? सजाएं दें। देखिए, वो वफाक से भी किसी आज रहनुमा का बयान आया, वफाक से भी किसी जिम्मेदार का बयान आया कि जो लोग बीच बचाव करा रहे थे, मना कर रहे थे, रोक रहे थे उनको ना उठाया जाए, उन पर केसेस ना किए जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक इंसानियत वाली बात है, ह्यूमन राइट्स वाली बात है और वो पाकिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई सिखाए ना सिखाए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए बड़े लोग काम कर रहे हैं और तमाम एजेंसियां भी इन चीज़ों को समझती हैं कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है। आगे आपका पॉइंट शाह साहब। इकबाल अडवाणी साहब, खान साहब ऐसी ये जो इस वक्त हालात हैं, खान साहब के घेरा हर तरफ से तंग है। 2 सवाल हैं आपसे। अल कादिर ट्रस्ट करप्शन का केस उन पर दाखिल हुआ जिसमें नैब ने उनको तलब किया है, फिर वो जाएंगे और ये मामला चलते रहेंगे। ये वाकई उन्होंने करप्शन की है या कि ये झूठा केस है? और दूसरा आपसे सवाल ये है, क्या खान साहब का यहाँ रुक कर सियासत करना हुकूमत के साथ, ये जो इस वक्त उनकी जो पॉलिसी चल रही है, इसी पे कायम रहे या कि वो कहते हैं ना मिलते हैं ब्रेक के बाद, ज़रा बाहर से होकर आए? देखिए, आपका पहला सवाल था कि करप्शन के हवाले से अल कादर ट्रस्ट का। तो देखिए, अल कादर ट्रस्ट में वो उसकी जो डिटेल आई है उसमें ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड्स वहाँ से आए थे तो वो जब आए यहाँ पर तो उन्होंने उससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो अकाउंट नंबर भेजा था यहाँ से, वो डायरेक्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नंबर भेजा था। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गए पैसे। अब उसूल ये बनता था कि इनको पाकिस्तान में अपने यहाँ का कोई अकाउंट, अपने खुद के गवर्नमेंट का अकाउंट होना चाहिए, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गए। पहले पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, इसके बाद इन्होंने काबीना से जो ब्लैंक उस पे जो लिफाफे सील वाला और का ये सीक्रेट है उसके पास साइन करवाए, वो भी उसके बाद हुआ है। तो ये केस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो खान साहब को प्रॉब्लम आएगी जहाँ तक मेरी स्टडी है और जहाँ तक मेरी मालूमात है। काफ़ी सीरियस केस है और इस वाकई इसमें नज़र आ रहा है कि वो अमाउंट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गई जो नहीं जानी चाहिए, और दूसरी के उसके बाद जो इनको प्रॉपर्टी मिली वो डायरेक्ट इनके नाम पे हुई मलिक रियाज के जरिए ट्रांसफ़र। तो ये तो केस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको तो फेस करना पड़ेगा खान साहब को, इसमें इनको सजा। एक और मेरे पास यहाँ पे डेवलपमेंट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट बार की 9 मई के वाकयात की मजम्मत और मिलिट्री ट्रायल्स की मुखालफत, क्योंकि सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी अदालतें और कोर्ट्स ये तमाम मुकदमात देखेंगी जो कि 30 दिन में जिनका फैसला और सजाएं हो जाएंगी, जिनकी सजाएं 2 साल से लेकर 14 साल, सजाए मौत, उम्र कैद है। लेकिन आज फिर एक मुखालफत भी सामने आ गई। आपको लगता है कि अभी भी खान साहब को सेफ साइड करने में इदारे किरदार अदा कर रहे हैं और पीटीआई को? देखिए, अभी तो इतना कुछ हो गया है कि अभी मुझे नहीं लगता कि खान साहब को कोई सेफ कर पाएगा। अच्छा, ज़्यादा टाइम तक आप सेफ नहीं कर पाओगे। मेरा एक जो मेरी मालूमात है या मेरी जितनी नॉलेज है, मुझे लगता है अब खान साहब के पास 2 ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन है कि ये बाहर चले जाएं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि ये यहाँ पर सब केसों को फेस करें जिनमें इनको सज़ा भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। ये 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। और बाकी अगर देखा जाए इलेक्शन के हवाले से भी खान साहब प्राइम मिनिस्टर अब नहीं बन सकते, आप भूल जाएं 2-3 साल तक। अच्छा, ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। अभी इलेक्शन हो या नहीं हो ये एक अलग बहस है, लेकिन हो दोनों सूरतों में खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। और मुझे लगता है 71-72 तो इनकी एज चल रही है। अगर 5-7 साल निकल गए तो इनके पास कुछ नहीं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी माज़ाराई होगी, जितना भी एग्रेसिव मूड रहेगा खान साहब का, अगर कोई लूज़र होगा तो वो खान साहब खुद होंगे। आज आप देख सकते हैं, एक वक्त था इनकी नेशनल असेंबली में इतनी सारी सीटें थी, ये अपोजिशन अच्छी तरह से लीडर बन सकते थे। पंजाब हुकूमत इनके पास, KP के हुकूमत इनके पास, ये सब चीज़ें इन्होंने गंवा दी। तो आप सोचें
जिस जो शख्स सियासत जिसकी इस तरह की हो कि इतना कुछ होने के बाद भी वो ज़ीरो हो जाए, तो आज ज़ीरो होने के बाद वो अपने आप को कब रिकवर करेगा, मुझे वो सलाहियत, वो एबिलिटी खान साहब में नज़र नहीं आती। ठीक है, आगे आपका पॉइंट शाह साहब। अब निगरान हुकूमत जो चल रही है उसको गैर आइनी और गैर कानूनी कहा जा रहा है, जो कि मोहसिन नकवी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, अभी भी पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि ये जो पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयाँ हैं ये गैर कानूनी है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, इलेक्शन अब अक्टूबर में होंगे नज़र आ रहा है, ठीक है, और कानूनी तौर पे जो मामला चल रहे हैं वो 14 मई के अहकामात सुप्रीम कोर्ट के जिनकी वायलेशन हो गई वो देख लिया आपने। तो सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उस पर कोई नया रद्द अमल दे देती और भेज देती शहबाज शरीफ साहब वगैरह। अदालतें अंडर प्रेशर हैं। देखिए, अदालतें किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं है, ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, और ये जो भी कुछ मूव चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि आपको आज यहाँ नहीं, हुकूमत का भी तो सर जारहाना रवैया है, आपने जलसा देख लिया, क्या क्या बैनर हाथों में थे। वो तो आपके अता बंदयाल साहब ने कहा कि जनाब हुकूमत भी तो हमें ये सब बोल रही है और प्रेशर है, उनके अल्फाज भी थे। बात ये साजिद कि ये तारीखी ऑपरेशन पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो मैं आज आपको यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ बैठ के आपके प्लेटफॉर्म पे, जो हमारी समझ में आ रहा है, जो हमारा तज्जिया है, ये जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में आज से पहले, जब आप लोग सब ये जानते हैं कि 75 साल की तारीख में दुश्मन भी वो ना कर सका जो हमारे अपनों ने कर दिखाया है ना। दुश्मन जब भी बगले बजा रहा है, सही। और ऑपरेशन भी मैं आपको बता दूं ये ऐसा होगा जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ और बिल्कुल कानून के दायरे में होगा। और ये सब कुछ मिलिट्री कोर्ट्स ही देखेगी। मैं इसलिए उस तरफ ही आ रहा हूं। मुझे ये बताइए आप कि अगर अदलिया तवाज़ुन में दिख रही होती तो मैं नहीं समझता हूं कि इन चीज़ों की ज़रूरत थी और बड़ा अच्छा मामला चलता और खुद नोटिस भी जो है वो इमीडिएटली लिए जाता। ये जो हमारी फौजी तस्नीबात की तरफ हमलावर हुए लोग, ये सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हो सकता था अगर अदलिया चाहती तो। और अदलिया जहाँ है वहाँ मैं नहीं कह सकता कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि कानूनदान नहीं हूँ कोई, लेकिन जो एक सहाफती नज़र है मेरी वो कह रही है कि ये जो ज़रूरत पड़ी है। आप मुझे ये बताइए कि जब आपका ट्रायल ही किसी और कोर्ट में चल रहा होगा अदलिया का, तो मामला ही ख़त्म हो गया। जो बेनिफिशरी निकल रहे हैं अभी भी बेल्स ले लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह जा रहे हैं। तो क्या वो कोई कानून के ज़मरे में आ रहे हैं? उनको जितनी जमानतें मिल रही हैं, लेकिन वो पुलिस खड़ी है ना, वो पकड़ के फिर ले जाती है। वही पूछ रहा आज हूं। अदालतों ने भरमी का इजहार किया है कि हम यहाँ पे ऑर्डर निकालते हैं रिलीज का, आप उठा के ले जाते हैं। मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि ये जरूरत क्यों पेश आ रही है। ये इसलिए पेश आ रही है कि अगर इस किस्म की दहशतगर्दी को सपोर्ट दी गई तो आइंदा वक्तों में पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। मतलब आपका कहने का मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, अदालतें सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, अदालतों की सपोर्ट लोगों को नजर आ रही है, आम लोगों को नजर आ रही है। आप मुझसे तो सवाल ही बेकार कर रहे हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कौन कहाँ फेवर। ये सब चीजें हो ही इसलिए रही क्योंकि देखिए, इमरान खान की मैं बात नहीं करूंगा, पाई के लीडर, और उन्होंने बहुत कुछ मेहनत करी यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन सिर्फ फुकदान ये रहा। सर, खवान बहुत सारी खातून वर्कर तक गायब हैं। देखें, जमानतों के बावजूद आपने बहुत सारे खातून वर्करों की वीडियोस भी देख ली होंगी। और मैं देखें, वो वाला दौर चला गया जब नामालूम आते थे और कुछ करके चले जाते थे और सियासतदान धमकियां देते थे, जी नामालूम आ रहे हैं। हाँ। वो दौर चला गया। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, पाकिस्तान भी तरक्की कर चुका है और इस वक्त कोई चीज को छुपा लेना ये हिमाकत है। ये सोच लेना कि हम बिल्कुल आंख बंद करके बैठे, कोई हमें नहीं देख रहा और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ये कोई जंगल का कानून नहीं है। पाकिस्तान भी इस वक्त जो है वो किसी भी चीज को प्रूफ करने में किसी से पीछे नहीं है। तो ये बातें उस वक्त की जाती हैं, उस दौर में जब नामालूम आते थे तो अच्छा लगता। आज वो दौर नहीं है। आज आपकी अपनी मूवमेंट जो है वो दुनिया को खुद आप दिखा देते हैं सोशल मीडिया पे आके। आपका टैग किया हुआ, आपका डाला हुआ सोशल मीडिया पे कोई भी सब्जेक्ट वो कभी भी नहीं छुप सकता। बहुत खूबसूरत बात की आपने। एक बार नैब कवानीन में हुकूमत ने आती तरमीम की, 90 रोज का रिमांड हुआ करता था, जो कि 14 रोज़ा रिमांड पे मुंतकिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि और पहला बेनिफिशरी उसका इमरान खान ही है कि इसको इस पे वो कहते हैं ना हल्का हाथ अब नैब रखेगी क्योंकि हमने उनके इख्तियारात में कमी की है। क्या ये कुदरत का कहें इंसाफ, या कि ये हुकूमतों में चलता है कि कभी नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल, इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाती थी अपोजिशन कि आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, आप ना देख रहे हैं खवातीन, ना देख रहे हैं बुजुर्ग, जिसको आया उठाया डाला
चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो सहाफी है, पकड़ धकड़ का एक सिलसिला था। क्या वही वो कहते ना, अब खान साहब पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सारा? नहीं, खान साहब पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा ना, कि 14 दिन का भी अगर वो था तो वो 14 दिन भी नहीं रह पाया। वही तो खान साहब तो थोड़े अलग तरीके से ट्रीट किया गया है, तो वो तो अभी सबके सामने आ गई है, उस पर तो बात करना ही बेकार है कि नैप का अगर 14 दिन का भी था तो वो भी इसके बेनिफिशरी हो गया। सबसे पहले बेनिफिशरी खान साहब ही थे, लेकिन देखा जाए तो वो 14 दिन भी कहाँ मिले, 2 दिन में वो तो हो गया। तो नैप में जो जो तरमीम की गई थी उसके बेनिफिशरी अभी भी खान साहब हैं कि अगर आप आगे जाके भी नैप कोई कार्रवाई करेगा। जो मिलिट्री एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और खान साहब पर भी हो रहे हैं, क्या वाकई खान साहब को मिलिट्री एक्ट के तहत सजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मुझे तो यही लग रहा है। मैंने आपको कहा 2 ऑप्शन है अभी खान साहब के पास, या तो मिलिट्री कोर्ट्स को फेस करेंगे या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मुझे बजाय तीसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो मिलिट्री कोर्ट्स तो बन गई हैं और अनाउंस कर दिया ना कि आपने, इनके कॉन्फ्रेंस हो चुकी है सिक्योरिटी एजेंसियों की सबकी, इन्होंने फाइनल कर दिया। जब इन्होंने फाइनल कर दिया तो वही होगा जो इन्होंने फाइनल किया हो। वजह भी बताता चलूँ, देखें पाकिस्तान में एक फौज आर्मी के अलावा पाकिस्तान में इदारा कौन सा है? एक ही तो इदारा है जो जिसने पूरे मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। तो दुश्मन भी कह रहा है, एक ही इदारा है पाकिस्तान में, फौज आर्मी, उसने ही जोड़ा हुआ एक गोंद की तरह। बाकी आपके पास कौन सा इदारा है जो जोड़ के रख सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी इदारे को, उसी को जो एक ही इदारा है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी दुनिया में यही है, IMF हो गया या सऊदी अरब हो गया या अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इमदाद भी चाहिए होती है तो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके बात करते हैं तो उनके नाम पे इमदाद मिलती है। क्रेडिबिलिटी भी एक ही इदारे की है। यहाँ पर अगर कोई है जो जोड़ के रखा हुआ है हमारे मुल्क को, वही इदारा है। अफसोस की बात है उस पर इतना बड़ा अटैक, उसको पूरी दुनिया में इतनी बड़ी रुसवाई पाकिस्तान की। तो मुझे लगता है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उसको आर्मी एक्ट के तहत सजा होनी चाहिए। एक और आपको एग्जांपल दे दूं, अभी हाल में कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, इतनी बड़ी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इनवाइट किया और उनको ये दिया गया कि आप ये सिक्योरिटी करें। तो इसका मतलब पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी को पूरी दुनिया मानती है, और अगर कोई नहीं मानता और कोई नुकसान इनको पहुंचाना चाहता है वो यही 9 मई को नजर आया। तो मुझे आप बताएं हैं कि इनके साथ पाकिस्तान में ऐसा कौन सा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा उन लोगों के साथ खड़ा होगा? नहीं हो सकता। और खान साहब ने अभी तक मजम्मत की नहीं की, तो इसका मतलब वो एडमिट कर रहे हैं कि ये जो वाकयात हुए थे इसमें खान साहब की कहीं ना कहीं हिदायत थी। तो फिर खान साहब को फेस तो करना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के लिए हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि अलवी साहब, आपको साबित करना होगा कि आप जमान पार्क के सदर हैं या मुल्क के, आप मुस्तफ़ी हो जाएं। ये मुतालबा देखिए, आज की तारीख तक तो जमान पार्क के सदर हैं ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से काफ़ी जो इनके जो MNA थे या सूबाई असम्बली के या नेशनल असम्बली के मेंबर जैसे जैसे साइडलाइन हो रहे हैं, आगे जाके ये साइडलाइन हो जाए ये मुमकिन है। लेकिन आज तक तो ये अभी तक उधर के ही सदर हैं कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं है, ये एक रियलिटी है। वो PTI के जो किरदार अदा करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। हाँ, जो किरदार वो तो नहीं किया, और जो किरदार अदा नहीं करना चाहिए था वो किया इन्होंने। अच्छा। तो PTI के सदर हैं, आज तक तो हैं, अभी कल पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, जैसे आस्ते आस्ते आपको नजर आ रहा है कुछ अच्छा, एडवर्ड साहब, पाकिस्तान की माजी में जिस तरह नवाज लीग की पूरे मुल्क में हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे मुल्क में हुकूमत रही है, आज इनकी सूबों में हुकूमतों की तादाद है, आज फिर एक मखलूत हुकूमत है, PDM की बहुत सारी जमातों ने बनाई है। कहीं PTI भी तो सूबाई जमात बनने नहीं जा रही आइंदा इलेक्शन में? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि PTI सूबाई जमात भी बन के रहे। ये 4-5 साल तो आप नहीं हो सकता। अच्छा। उसके बाद सोच सकते हैं। उसकी वजह ये है ना कि उन्होंने जो 9 मई को जो वाकया हुआ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ। जिस तरह से आपको मुझे बताएं, वो जहाज जो इंडियन जहाज़ों को तबाह किया था, उस जहाज को हमने
कर्नल destroy कर शेर दिया। खान शहीद के क्या मुजस्मे को तो भी तोड़ मुझे दिया गया। बताएं, आज कौन इनको सपोर्ट करेगा? और अगर वो सपोर्ट करता है तो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, खान साहब के साथ एक प्रॉब्लम है, खान साहब ने बस किताबों में सियासत बियासत पढ़ी है लंदन बंदन में। पाकिस्तान में अगर सियासत करनी है और पाकिस्तान की सियासत को समझना है तो आपको कम से कम 4-5 साल जेल काटनी पड़ेगी। इससे पहले आप पाकिस्तान की सियासत को नहीं समझ सकते कि यहाँ सियासत किस तरह की जाए। यहाँ पे एक सवाल बनता है, माजी में एक निजी टीवी इंटरव्यू में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि खान साहब जेल नहीं जाएंगे, उनको जेल से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। कहीं ऐसा है कि वो जेल जाने से घबरा रहे हैं? देखिए, अभी वो तो बाद में आ जाएगा कि कोई भी जेल जाना नहीं चाहता। पहली बात तो ये है। नहीं सर, जरदारी साहब कह रहे हैं मैं तो वो कपड़ा लेके चला जाता हूँ और जाके बस तो सो वो जाता तो हूँ। मैंने क्या कहा कि वो पहले काट चुके हैं ना सजा। अच्छा। खान साहब में तो इसी लाइफ गुजारी नहीं है। और अभी एज फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज होती है कि आदमी क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। वो एक बात की बात है, या कुछ और प्रॉब्लम्स भी होंगे। अभी जो भी जेल जाता है आप देखें उसकी टोन चेंज हो जाती है, बाहर आके वो कुछ और बातें करता है। सबके तकरीबन सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, देखा हाँ, आपने? ये सॉफ्टवेयर अपडेट का भी सवाल मुझे पूछना था अली भाई, आपके पास भी मैं आ रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत सौ के हो गए हैं, क्या अभी और लाइन लगी है पीछे, वो भी आना बाकी है? रोज आपको नजर आएंगे, रोज एक नई बात आएगी, रोज सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, रोज कुछ ना कुछ लोग पार्टियां छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान में होता है और ये खान साहब देखते रहेंगे, सीखेंगे कि ये हो सकता था, सोचा नहीं था ना। क्योंकि पास बार पता है क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द इतने खुशामद पसंदी लोग आ जाते हैं कि वो आपकी उन बातों को भी वाह करते हैं जो गलत होती है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? किसी का भी, आपका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है कि मेरी गलत बात को भी वो बोलता है आप सही हो। तो खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग ज़्यादा थे जो खान साहब की गलत बात को भी कहते थे आप सही हो, जिसकी वजह से खान साहब यहाँ तक पहुँचे। शाह साहब, आप क्या कहेंगे, वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट का सिलसिला अभी ये चलेगा? देखें, सारे सॉफ्टवेयर अपडेट उन लोगों के होते हैं जिनको वापस माशरे का हिस्सा बनाना होता है। और जिन लोगों ने ये क्राइम इस तरीके का किया जिसकी माफ़ी नहीं है और सज़ा ज़रूरी है, तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए जाते, बल्कि उनके लिए रास्ते बंद करके उनको वाकई सज़ा करार दी जाती है कि सज़ा के मुस्तहिक हैं। तो वो और आर्मी एक्ट के तहत वो ही? टीम अलग ही है जिसके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे। अच्छा, वो सजा काटेगी इस जुर्म की। और ये भी यहाँ बात को सेकंड करता चलूं कि पाकिस्तान फ्यूचर में, पाकिस्तान की आवाम भी फ्यूचर में उस हुकूमत को लाना पसंद करेगी जो अपने तौर पे भी जो है वो पाक फौज की माशरे में इज्जत और मुकाम रख सके। ये सियासी पार्टी देखें, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं, शहबाज शरीफ यहाँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके दौर में भी बड़ी वायलेशंस हुई हैं और इन्होंने भी पाक फौज के खिलाफ बयान देने में नवाज शरीफ साहब ने कसर नहीं उठा रखी। ऐसा ही। और सुप्रीम कोर्ट या दीगर इदारों को मिसयूज करना या उन पे पहुंच जाना, चढ़ाई कर देना, ये सब चीजें हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं। एक ये पार्टी ये बात कर चुकी, पीटीआई ने कसर नहीं उठा रखी। आज तक आप देखें एक पार्टी नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई अंधोनाक वाकया नहीं है कि जो बिल्कुल किसी हद तक भी तमाम हदों को तजावुज कर। कामरान टिसोरी साहब, गवर्नर से सवाल भी हुआ है अक्सर कि बानी एमक्यूएम ने तो सिर्फ कहा था, आपने उसको बैन कर दिया, उसकी जमात को बैन कर दिया, इन्होंने तो कर दिखाया। तो क्या बानी एमक्यूएम को रिलीफ मिलने जा रहा है या कि इमरान खान साहब अब बैन होने की तरफ जा रहे हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, उनका आप उनके साथ मवाजना नहीं कर सकते। अच्छा, उनके पास कराची, हैदराबाद कुछ शहर था हमारा, और हम खुद इस शहर के वासी हैं, लेकिन जहां तक बात इमरान खान की होती है तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का लीडर है वो, और उसकी पार्टी जो है वो ओवरसीज में भी एक वजन रखती है और जो है नेशनल लेवल पे पूरे मुल्क में वजन रखती है। उनकी तरफ से की हुई मिस्टेक जो है वो बुलेंडर कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तो जो लोकल मामलात में जो भी कुछ हुआ उसका अंजाम इतना सख्त था, हाँ, ये जिससे हम गुजर चुके हैं। तो आया माजी में नवाज शरीफ के ऊपर भुगतान आ गए या मुत्तहिदा गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं भुगतान आए, तो इन चीजों से इमरान खान को बहुत कुछ सीखना चाहिए था, ना कि जरूरी है कि आप भी खड्डे में गिर के तजर्बा करें, अगला गिर के पिछला तो होशियार हो जाए ना। वो भी चाहते हैं कि मैं तजर्बा करूं, तो उन्होंने वो तजर्बा आप देख लिया। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अभी तो आपके सामने कुछ आया ही नहीं है,
ये थोड़ा सा आप सब्र कर जाइए, अभी जो सहूलतकार सामने आना शुरू होंगे, अभी जो आपको वो लोग सामने आना शुरू होंगे जिनके बाकायदा दुश्मनों से रवाबित निकलेंगे। अच्छा, ये हमारी जड़ों में पले हुए लोग थे और बहुत अच्छा ऑपरेशन आप देखेंगे, पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोई जरूरत भी नहीं करेगा दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करने की, क्योंकि हम अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रही है हमारी फौज और लड़ती रहेगी और कामयाबी हासिल की है तकरीबन बड़े ऑपरेशंस के अंदर और अभी भी कामयाबी हो। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हुकूमती सर्विसेज पे बात कर लेते हैं। अडवाणी साहब, 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हो रहा है और उसके बाद रशिया का पेट्रोल आ रहा है और उसके बाद 100 रुपए पेट्रोल की मद में रिलीफ दिया जाएगा। मजीद 100 रुपए पेट्रोल सस्ता होने के हुकूमती दावे हैं, क्या सदाकत है इसमें? देखिए, हुकूमत के दावे में तो सदाकत मुझे नहीं लगती, क्योंकि वो कहते हैं वो कर नहीं पा रहे। जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं तकरीबन 1 साल से ये लोग, तो उस पर किसी पे भी अमल नहीं किया। लेकिन एक दो हौसला अफजा चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि सऊदी अरब और ईरान का मुआहिदा हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि ईरान से पाकिस्तान अब खुल के तिजारत कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से इतना प्रॉब्लम नहीं होता था ईरान से तिजारत करने के लिए जितना हमको सऊदी अरब से होता था। तो अब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान और ईरान से भी काफ़ी तिजारत होगी, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह अभी आपने देखा अफगानिस्तान को क्या वज़ीर ख़ारजा जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के मामला तय हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मामला तय हो जाते हैं, ईरान से हो जाते हैं, तो इससे ये होगा कि थोड़ी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इन दो मुल्कों के ज़रिए काफ़ी तिजारत हो पाएगी। बाकी रहा हुकूमत अपने हिसाब से जो भी स्टेप ले रही है सही है, काम कर रही है, आगे जाके देखें क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन महंगाई पे पाकिस्तान में कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो वक्त गुजर गया। इनके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ और कुछ ऐसा रिजल्ट है। वजह क्या है कि इनके पास ज़्यादातर जो पाकिस्तान की जो आज की गवर्नमेंट है, ये इनको खान साहब से सियासत में लड़ाई के अलावा उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। अभी जो हाल ही में जो वाक़या हुआ तो पूरी पीडीएम पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट पे। मुझे लगे आपकी सब एनर्जी इस तरफ होगी तो इकोनॉमिक्स पे, आप इकोनॉमिकली हालात जो हैं उस पर कब ध्यान देंगे, महंगाई पे कब ध्यान देंगे। तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट जो है उनकी महंगाई की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है, उसके लिए कोई ऐसे रास्ते नहीं निकाले जा रहे। तो फिर आइंदा जनरल इलेक्शन में ये इनको टफ टाइम आवाम नहीं देगी? कैसे फिर इनको वोट मिलेगा? फिर तो खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो भी किससे ढकी छुपी नहीं है, या कि ये 9 मई के वाक़यात खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी ले डूबे? नहीं, 9 मई के वाक़यात खान साहब की पॉपुलैरिटी को, यानी उनकी जो मकबूलियत है उसको कितना डैमेज करेगी वो हम नहीं कह सकते। लेकिन खान साहब इलेक्शन में होंगे कि नहीं ये सवाल है। खान साहब की पार्टी इलेक्शन में किस तरह होगी? अब यहीं पे मेरे पास एक अभी स्टेटमेंट आई है, पीटीआई पर पाबंदी की कोशिश की गई तो पीटीआई नए नाम से सियासत करेगी। परवेज खटक साहब कह रहे हैं नए नाम से सियासत करेगी, लेकिन इनकी पार्टी में कितना डिवाइड हो जाती है इलेक्शन तक, इनकी पार्टी में कितनी पार्टियां बन जाती है ये भी एक सवाल है। क्योंकि मकबूलियत खान साहब की है तो ज़रूरी नहीं है कि खान साहब को हर जगह वोट पड़े। कुछ लीडर ऐसे थे इसका मतलब ये, जिस तरह एमक्यूएम हकीकी, एमक्यूएम बहादुराबाद, एमक्यूएम पीआईबी, बहुत सारी एमक्यू में बन गई, फिर पाकिस्तान सरजमीन पार्टी 4-5 एमक्यू में बन गई थी, तो इस तरह पीटीआई के भी 4-5-6 धड़े होने जा रहे हैं। 4-5-6 धड़े नहीं भी हों तो खान साहब जब इलेक्शन होंगे उस वक्त तक वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे कि नहीं, लड़ पाएंगे कि नहीं, ये सब सवाल है। अब खान साहब की सियासत, खान साहब के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है, जो वक्त के साथ आपको पता चलेगा। मुमकिन है अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल जाए उसको अडवाणी साहब? नहीं, और अभी तक मिल रहा है रिलीफ? अभी आर्मी एक्ट के तहत भी तो कोर्ट बन गई हैं, उस पर भी तो देखें अब क्या हो सकता है। अदालत तो खुद भी डिवाइड है, अदालत से आप कितनी तवक्को रखोगे कि कितना टाइम तक खान साहब के साथ चल सकती हैं। आज को छोड़ते हैं, आप आगे का सोचें, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे कि तौहीन अदालत का केस बन रहा था शहबाज शरीफ के ऊपर, क्या हुआ, कहाँ गया वो केस? ख़त्म हो गया, कहाँ है वो केस? है हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि वो कहते हैं ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अभी तो बहुत कुछ चेंजिंग आ जाएंगी और काफ़ी चेंजिंग होती रहेगी, रोज़ कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट आ रही है। तो इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो आप नहीं कह सकते कि
खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे या खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल रहेंगे कि नहीं। चलिए, ये अगर सबसे लेट बड़ा सवाल। सपोज खान साहब नायल हो जाते हैं किसी भी मुकदमे में, कोई और आ जाएगा और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी मुमकिन है कि वो लीड करें। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। खान साहब ने अभी तक किसी को तैयार ही नहीं किया कि अगर खान साहब को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके पीछे कोई सपोर्ट मिले। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन कितना सपोर्ट मिलेगा इस तरह के हालात के साथ। एक तरह से ऐसा 9 मई का जो वाक़या हो गया, इसके बाद इनकी मकबूलियत कितनी रहती है, इनको स्पेस कितनी मिलती है। मुझे नहीं लगता है इनको इतनी स्पेस मिल जाए कि ये इलेक्शन में कोई ज़्यादा सीटें ले पाए। एग्री करते हैं शाह साहब आप अडवाणी साहब की इस बात से? हमें याद है माजी में अल जुल्फकार भी एक बनी थी, आज बिल्कुल नहीं है। बनी थी आज नहीं है। और बहुत पीछे चले गए आप। मैं तो अभी आपको ताज़ा तरीन एक थोड़ी सी बात याद दिलाता हूँ, क्योंकि अडवाणी साहब बहुत गहरी गुफ्तगू कर गए और अच्छी गुफ्तगू है, वजन है उसके अंदर। आप मुझे बताइए कि कराची से लियारी गैंगवार का एक शख्स गिरफ्तार हुआ, कितने मुकदमात थे उस पर? उजैर बलोच उसका नाम था। ट्रू। कोर्ट ने उसको कितने मुकदमात में रिलीफ दिया, ये भी एज ए सहाफ़ी आपकी नॉलेज में होगा। कहाँ है वो? कौन से कोर्ट की वजह से वो सज़ा भुगत रहा है? ये चीज़ आप ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात को। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ बैठ के कि ज़रा सोचने का मुकाम है कि वहाँ खड़ा कर दिया आवाम के, इस शहर के, इस मुल्क के बच्चों को, यूथ को, कि अगर इनको इस टाइप की सजाएं मिल गई 12-12 साल की, 10-10 साल की, तो आप यकीन करें मेरी पाकिस्तान की यूथ जो है वो कहाँ खड़ी हो जाएगी। ये क्या किया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कितनी बड़ी बर्बादी की दास्तान है। हजारों नाम आ रहे हैं सामने, 1, 2, 10, 15, 20 चले, समझ में आती है बात। फिर उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है। पुराने वक्तों में आपको याद होगा कि वो नोकिया 33 पता नहीं कौन सा एक मोबाइल 3310 आता था, उसमें वो सांप वाला गेम होता था, वो सांप लंबा होता जाता था। ठीक है, ठीक है। ये तो सिलसिला वो बढ़े चला जा रहा है बजाय खत्म होने के कि चलो सांप सीढ़ी खेल लिया जाए, भी खा गया सांप, गिर गए नीचे। यहाँ तो ये तवील हो गया सिलसिला। पहले धमकियों से शुरू हुआ, फिर जनाब वो बकौल इनके के आवाम ले जाके प्रेशर डाला गया अदलिया के ऊपर, और फिर अदलिया की जो है वो लड़ाई हो गई जी पार्लियामेंट से, और उसके बाद आपकी लड़ाई हो गई अफवाज पाकिस्तान से। पूरे ये सब मामलात हुए, तस्नीबात फूंक दी गई। हम तो ये सांप बढ़ता ही जा रहा है बजाय पहले खान साहब वर्सेस गवर्नमेंट था और अब खान साहब वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है, आपका कहने का मतलब? मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टैब्लिशमेंट से वो एस्टैब्लिशमेंट से आज तक कौन लड़ा, ये बात तो रहने ही दे साजिद। और दूसरी बात, जो फौज मेरी 7वें नंबर पे है ना पाकिस्तान की, वो बड़े बड़ों को लेके बैठ गई। उससे लड़ने का तो तस्वर भी कोई ना करे, भले कितनी बड़ी तोप हो, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक मुकाम बख्शा है और वो क्लियर लोग हैं। इनका अपना एक डिसिप्लिन है, अपनी एक मामलात हैं हर चीज में लेके चलने के। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि सियासी लोगों का काम ये है कि पहले कारकुनान की तरबियत करें, उनको पाकिस्तान का मकसद तो समझाएं, अफवाज पाकिस्तान की कदर तो दिलाएं, हैसियत तो समझाएं। आप मुझे ये बताइए 2 मिनट के लिए फौज आंख बंद कर ले तो दुश्मन कहां घुसेगा? सीनियर कानूनदान आके टीवी पर, नेशनल मीडिया पर आके कहते हैं पहले ये कोर कमांडर हाउस था, अब जिना हाउस बना दिया, क्योंकि खान साहब को तो अताब में लाना था। देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए तो कहते हैं ना कि वो आइडियल पर्सनालिटी है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और हम जानते हैं उनकी इम्पोर्टेंस। अब एतजाज हसन पाए के वकील हैं, बैरिस्टर हैं, सब कुछ हैं, और वो सियासत भी बेहतरीन करते हैं, तो उनकी सोच कुछ भी हो सकती है। मेरी सोच तो यह है कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के बगैर यहाँ जो भी कुछ है सब बेकार है। ठीक है, आगे आपका पॉइंट लास्ट में। अडवाणी साहब, क्या अभी भी खान साहब के पास बैकडोर चैनल है? हमारे जरा ये बता रहे हैं कराची की मशहूर ताजिर शख्सियत अकील करीम रेड्डी और बहुत सारे लोग मुज़ाकराती अमल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्या ये कामयाबी हो पाएगी कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात हल हो जाएं? नहीं, अभी पाकिस्तान की ताजीर बिरादरी या कराची के जो लोग हैं, ताजीर लोग, इनके बस की बात नहीं है। हाथ इनके बस से निकल गया, इनके बस की बात नहीं है, और मुझे लगता है ये कुछ भी कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ताजिर बिरादरी कुछ भी कर लें, खान साहब के पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन या तो मुल्क से चले जाएं, या दूसरा ऑप्शन मिलिट्री कोर्ट को फेस करें। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से कोई जाए, इस्लामाबाद से कोई जाए, या पूरे मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी मिल के भी कुछ करना चाहे, एक ही बात है जो मैं कह रहा हूँ, और यही होगा, या तो खान साहब
मुल्क छोड़ के चले जाएंगे या फिर खान साहब मिलिट्री कोर्ट को फेस करेंगे। मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। कोई कुछ भी लेकर जाएगा, अगर कोई जाता भी है, कोई कमेटी जो बोलने जाएगी भी, तो मुझे लगता है वो यही बात करेगी, इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पास ऑप्शन, इनके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। जितनी मेरी मालूमात है, जितनी मेरी नॉलेज है, जो मैं समझता हूँ आज की तारीख में जिस तरह की रोज़ रोज़ डेवलपमेंट आ रही है, उससे यही महसूस हो रहा है। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इतनी बड़ी फेमस शख्सियत साबिक वजीर आज़म को मुल्क में सियासत नहीं करने दी गई, फिर उसकी इतनी बड़ी जमात जो कि हुकूमत बना चुकी थी, पूरे मुल्क में उनकी नशिस्तें हैं, उसको आप मुल्क में सियासत नहीं करने देंगे, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? और खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा। नहीं, सियासत करने से किसी ने रोका नहीं है। सियासत आपको करनी चाहिए, लेकिन आपने अभी तक सियासत की है? आप सियासत की बात कर रहे हैं, सियासत की है? अभी तक सियासत की है? नहीं की। 2014 से लेकर जो धरने, जो प्रॉब्लम्स, जिस तरह की गाली गलौज, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिस तरह अपनी ओपोजिशन को दबाने के लिए काम किया गया, और बाद में हर किसी के ऊपर तनकीद, जिसने साथ दिया तो वो अच्छा, जिसने साथ ना दिया तो वो बुरा, और हर किस्म के ऐसी चीज़ें की जो नहीं होती। मुझे तो अभी तक महसूस नहीं हो रहा कि खान साहब ने कहीं सियासत की हो। अगर खान साहब सियासतदान होते हैं तो ये हालात ही नहीं आते। कौन सा सियासतदान नेशनल असम्बली की इतनी सीटें इस्तीफ़ा देकर चला जाएगा और फिर कुछ अरसे बाद इस्तीफे वापस लेने आएगा? कौन सी ऐसी सियासी पार्टी होगी जो और सहाफती हलकों में के भी एक आवाज ये भी आ रही है कि खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आए थे, और एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर जो भी चढ़ के आया है उसका अंजाम यही हुआ है। नहीं, पाकिस्तान में देखें आप, अगर पाकिस्तान को अगर हिस्ट्री भी ले लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से ले लें, नवाज शरीफ से ले लें, या खान साहब से ले लें, हमारी हिस्ट्री सबकी यही रही है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम बताए जो जिनके ज़रिए वो आते हैं और कुछ अरसे बाद वो अवाम में मकबूल हो जाते हैं। जब अवाम में मकबूल हो जाते हैं तो सोच चेंज हो जाती है, और वो सोच चेंज हो जाती है तो फिर उनसे ही टकराना शुरू कर देते हैं जो लाए होते हैं। ये पाकिस्तान में भुट्टो के साथ भी यही प्रॉब्लम रही है, नवाज शरीफ के साथ भी और खान साहब के साथ भी। लेकिन भुट्टो एक लिमिट तक, नवाज शरीफ एक लिमिट तक, खान साहब ने एक लिमिट क्रॉस कर दी, सारी लिमिट तोड़ दी। बाकी आप रिजल्ट पाकिस्तान का देखें, जब से पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं वो इसी तरह से आए हैं, और कुछ अरसे बाद जब उनको लगा कि अवाम में मैं मकबूल हो गया हूँ, तो वो उसको लगा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, एक आदमी धूप में बैठा होता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, वो उसको कहीं साया चाहिए होता है कि मैं या कहीं छाँव में बैठ जाऊं, कुछ करूं, बहुत हालत ख़राब होती है उसको। तो उसको एक ट्रक नज़र आता है, वो ट्रक के नीचे जाके सो जाता है। 2 या 3 घंटे बाद उसको महसूस होता है कि पूरा ट्रक का वज़न मैंने उठाया हुआ है। तो हमारे जितने सियासतदान आए उनके ज़रिए उनको सब यही महसूस हुआ, और जैसे ही कुछ देर बाद ट्रक चला जाता है तो उनको अपनी औकात पता चल जाती है। तो बस यही एक रियल। बहुत खूबसूरत आपने बात की। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।